देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अब स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके। तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, दिस कीवर्ड को हम लोग चेक कर रहे थे कि दिस कीवर्ड होता क्या है और वो वर्क कैसे कर रहा है। तो दिस कीवर्ड में हम लोग को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिला सीखने को। जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया? ये तो एंगुलर है, जावास्क्रिप्ट यहाँ रहा, ट्रेनर, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल 8। तो दिस कीवर्ड हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ कुछ चीज हमें मिला। क्या क्या था वो? अगर आप console.log लिखते हैं, मीन्स ग्लोबली हम लोग जब जा रहे थे, तो दिस किसको रेफर किया? कंप्लीट विंडो को। ठीक है, ये सब पॉइंट नोट रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में जो है ना, आपको दिस का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज दिस। आपको ये सारा बताना पड़ेगा कि दिस का कब क्या हो रहा है, कब उसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये बताना पड़ेगा आपको हर एक के केस में। तो जब हम लोग डायरेक्ट रखते हैं ग्लोबल पेज पे, मीन्स कहीं पे भी हमने लिख दिया तो वो कंप्लीट पेज को रेफर किया, इट मीन्स विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर लिया। अगर आप फंक्शन के अंदर रख रहे हैं तो क्या करेगा, तो भी विंडो ऑब्जेक्ट को। लेकिन फंक्शन के अंदर यूज स्ट्रिक्ट करके किए हैं तो क्या होगा, अनडिफाइन देगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी इवेंट पे आपने अगर किसी इवेंट पे लगा दिया, यहाँ पे जैसा लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट इवेंट को टारगेट करेगा, हमें ये पूरा इवेंट दे देगा। तो ये सब चीज है दिस के केस में। और देखते हैं क्या क्या है। सो फंक्शन के अंदर हम लोग देख लिए कि डिफॉल्ट आता है, स्ट्रिक्ट के केस में अनडिफाइन आता है, इवेंट हैंडलर के केस में। तो यहाँ पे क्या है कि ऑन क्लिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ये क्या करेगा, तो बता सकते हैं ये क्या करेगा? तो ये अपना ही एलिमेंट को टारगेट करवा रहे हैं हम लोग। क्या हो रहा है, दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। तो आप जैसे ही यहाँ दिस लिखे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे खुद अपने एलिमेंट को टारगेट कर दिए यहाँ पे। और हम लोग क्या किए, जिसे जनरली लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो आप आईडी पास करते। लेकिन उतना प्रोसेस लंबा ना लिख के अगर हमने दिस लगा दिया, मीन्स इसी एलिमेंट को हमने टारगेट कर दिया। अब क्या होगा, डिस्प्ले इक्वल टू नन, मतलब ये जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसका डिस्प्ले नन हो जाएगा, मीन्स वो हाइड हो जाएगा। इसको क्लिक कीजिए, क्लिक टू रिमूव मी, गायब हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर दिए, नन कर दिए। बट यही दिस अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, क्या क्या लिखते थे, यहाँ पे नहीं लिखाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और देखते हैं आईडी, इसी में हम आईडी एक पास करके देखते हैं काम करता है या नहीं। आईडी इक्वल टू बी टी एन, ठीक है, एंड ये क्या हो गया, ओ बी टी एन। ये कोई बता सकते हैं कि ये इशू क्या हुआ, ये रेड क्यों आ गया, कुछ गलत हो गया, क्या हुआ गलत? क्योंकि हम लोग पहले यूज की थी, बाहर में डबल कोट लगा हुआ है। क्योंकि बाहर में हमारा डबल कोट लगा हुआ है, तो अंदर में हम डबल कोट नहीं लिख सकते हैं, मतलब जो बाहर में है वही चीज अंदर नहीं चलेगा, तो अलग रखना पड़ेगा, इसीलिए। चलिए देखते हैं, ये भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लास्टली इसी एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं। समझ गए? तो इतना लंबा ना लिख के हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को दिस के हेल्प से हम कर दे रहे हैं। फाइन। दिस डॉट स्टाइल डॉट, सपोज दैट मुझे कुछ कलर चेंज करना है, कर दीजिए। DSCKGROUND बैकग्राउंड, कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है क्या? पता नहीं गलत है या सही है, हाँ सही है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, हम अपने एलिमेंट को टारगेट करने के लिए आप सिंपलेस्ट दिस पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो इवेंट हैंडलर में हम लोग देख लिए कि किस टाइप से हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए ऑन क्लिक में हमने हाइड किया, तो ये जस्ट एलिमेंट जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं फंक्शन के तौर पे,
फिर जब हम दिस को पास कर देंगे, ये क्या होगा, पूरा का पूरा एलिमेंट दे देगा। तो एलिमेंट में जो जो प्रॉपर्टी होता है आप सारा चीज को गेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब जब आपका कोई मेथड लिखा हुआ है अंदर में, कोई मेथड इन द सेंस फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे क्लास के बारे में तो समझेंगे ये चीज को। तो अगर कोई आप ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई आप मेथड लिख रहे हैं, मेथड कुछ होता नहीं है, फंक्शन की तरह ही रहेगा, तो क्या होगा, ये दिस को अपने पेरेंट को रेफर करेगा। मीन्स इनडायरेक्टली हर एक चीज क्या कर रहा है, अपने पेरेंट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ जो दिस मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आप जब दिस लिखिएगा, अब आप चेक कर सकते हैं कोड को, इसको एक बार। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट पर्सन को कॉल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड पर्सन। ठीक है, क्या होगा, तो पर्सन को हमने कॉल किया, पर्सन जब कॉल होगा तो अब ऐसी बात है माई फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। देखते हैं, नहीं कॉल होगा तो कॉल कर लेंगे उसको। हाँ, कॉल तो नहीं होगा, ओके। माई फंक्शन नहीं, यहाँ नहीं दिखा रहा है, हमें कॉल करना पड़ेगा, फाइन। सो डॉट ले लेते हैं एंड माई फंक्शन, फंक्शन जैसे कॉल करते हैं आप कॉल कर लीजिए। क्या मिला, जॉन डोई एंड जो भी आईडी किए दिए हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए, दिस लिख दिए। जब आप दिस जैसे ही लिखे, ये पूरा का पूरा आपको आ गया। और सिर्फ ये नहीं आया, ये अपने आप को भी बुला लिया, माई फंक्शन भी आ गया होगा। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे माई फंक्शन भी है। मतलब क्या हुआ, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो पर्सन ऑब्जेक्ट था पूरा आपको आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, दिस क्या करता है, हमें अपने आप को मतलब अपने पेरेंट को रेफर करने में आपको काम करता है। तो मेथड के अंदर देख लिए कि किस टाइप से ये बाइंड कर रहा है। एक्सप्लिसिटली फंक्शन बाइंडिंग, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। 1 सेकेंड, क्योंकि ये एक्चुअली सेपरेट टॉपिक है तो इस पर टाइम लग जाएगा। तो हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आप यूज़ कर रहे थे फंक्शन में यूज स्ट्रिक्ट, उस टाइम अनडिफाइंड आ रहा था। हाँ, मे बी ये क्या बोलते हैं उसको, उसके पास पैकेज नहीं है इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा है क्या दिस। क्या 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 बोल रहे हैं फिर से। वो अनडिफाइंड दे रहा था ना वो हाँ हाँ यूज स्ट्रिक्ट यूज़ कर रहे थे। हाँ, उसके पास करेक्ट। पेरेंट्स नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक रेफर नहीं है उसका पेरेंट, इसलिए वो दे रहा है क्या अनडिफाइंड। नहीं, 1 सेकंड मुझे देखना पड़ेगा, वेट। क्यों दे रहा है ये। वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसके हेल्प से हम रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, मतलब उसका TESTING टेस्टिंग और कंसोल डॉट लॉग एंड दिस। यहाँ तो सिर्फ हमने दिस को लिया, मतलब कुछ टेस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट दे देगा पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है। बट हम नहीं चाहते हैं कि विंडो ऑब्जेक्ट दे, मतलब हम अपना पेरेंट या जिसको भी रेफर करवाना चाहते हैं वो। तो आप इसको यूज स्ट्रिक्ट, आपको अनडिफाइन दिया क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट डाल के देखता हूँ, क्या ये ऑब्जेक्ट रेफर करेगा। देखते हैं। अभी हम लोग किसको कॉल किए हैं, टेस्टिंग फंक्शन कॉल किए, तो दिस नहीं, दिस ये पर्सन को नहीं टारगेट करेगा क्योंकि हम लोग मेथड के अंदर नहीं है ना। अगर हम मेथड के अंदर मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर रहते तो दिस उसको ले लेता। हाँ 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 हाँ, इसके हेल्प से हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्या कॉल करें इसको, एक वेरिएबल बना कर देखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 10। लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि सब डिप्रिकेटेड है, क्योंकि डिक्लेयर्ड हुआ है लेकिन यूज नहीं हो रहा है। देखते हैं, नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सब इंडिविजुअल बन रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर या कुछ वैसा रहे तब तो, क्योंकि यहाँ पे सब इसके अंदर है। तो इसके हेल्प से मतलब एक तरह देखा जाए तो दिस का जो वैल्यू है हमने उसको प्रिवेंट किया
क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो दिस हो रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट, बट हमें विंडो नहीं चाहिए, हमें इंटरनल नहीं चाहिए, तो यूज स्ट्रिक्ट करके हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये चीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस मेथड के अंदर जाइएगा तो इसका पेरेंट को टारगेट करवाएंगे, जब इसको आप एक्सेस करते हैं तो ये अपने पेरेंट को टारगेट करेगा, तो सब अपने पेरेंट को लेगा, ये चीज है। तो यूज स्ट्रिक्ट से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ये चीज है उसका, जस्ट रेस्ट्रिक्शन पर्पस पे उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा समरी दिस का। एक है यहाँ पे कॉल बाइंड अप्लाई, जो मेन चीज जो है वो यही है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा, पूरा का पूरा टॉपिक ही है। सो दिस क्या है, दिस इज ए नॉट वेरिएबल, दिस इज ए कीवर्ड, यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। आप दिस का वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। नहीं, टेक्निकल टर्म बताइए। अनम्यूटेबल। नहीं, अनम्यूटेबल कोई वर्ड ही नहीं है। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है ना। विदाउट कीवर्ड, ये सब हटाइए यहाँ से भाई, कॉल बाइंड अप्लाई पूरा वहीं देखेंगे, यहाँ नहीं। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सो एरो फंक्शन में क्या है जरा देख लें यहाँ पे। सो दिस विथ एरो फंक्शन, सो देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ दिस इनसाइड द एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर क्या होता है, दिस का कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। दिस विल रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस द एरो फंक्शन, मींस जिस जिस ऑब्जेक्ट पे एरो फंक्शन डिफाइन हुआ है उसको टारगेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। दिस का एरो फंक्शन में ही थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बाकी तो सब टू द पॉइंट फ्लैट था। तो हम लोग क्या किए, जस्ट 1 सेकंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारा फंक्शन बन गया और हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट्स इट। console.log में क्या किए, दिस मतलब क्या होना चाहिए, ये किसको पॉइंट करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को करना चाहिए, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट हो रहा है तो एरो फंक्शन में, हाँ ये ठीक है। आगे जाते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका उठाते हैं, तब जाके चेंज करेगा। सो एरो फंक्शन डू नॉट बाइंड देयर ऑन दिस, इसका कोई अपना दिस नहीं होता है, इंस्टीड दे इनहेरिट वन फ्रॉम द पैरेंट स्कोप, जो भी इसका पैरेंट स्कोप है उसको से करेगा, विच इज कॉल्ड लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, मिलेगा हमें पूरा टॉपिक। लेक्सिकल स्कोप का मतलब मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आप यहां देख रहे हो आपके पास दो फंक्शन है, एक टेस्ट नाम का है और दूसरा टेस्ट टू है। तो टेस्ट टू जो है ना वो इनर फंक्शन हुआ, चाइल्ड फंक्शन, और टेस्ट फंक्शन जो है वो आपका पेरेंट फंक्शन है। तो लेक्सिकल स्कोप का मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट टू है वो कहाँ पे है, तो टेस्ट के अंदर है। तो इसके लिए लेक्सिकल स्कोप क्या हुआ, ये पूरा टेस्ट के अंदर का जितना भी एरिया है ना सब इसका लेक्सिकल स्कोप है। मतलब वो फंक्शन हमारा क्रिएट कहाँ हुआ है, उसका स्पेस कहाँ मिला है, ठीक है। तो हम लोग लेक्सिकल स्कोप को देखेंगे, हमें मिलेगा पूरा एक्सप्लेनेशन, हम लोग देखेंगे तब वहां पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पॉइंट मिल रहा है, एरो फंक्शन डू नॉट बाइंड देयर ऑन दिस कीवर्ड, अपना इसको नहीं मिलेगा। इंस्टीड दे विल इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट स्कोप, वो क्या करेगा अपने पेरेंट स्कोप से वो गेट करेगा, एंड विच इज कॉल्ड द लेक्सिकल स्कोप। वही चीज यहाँ पे हम लोग जो लिखे थे, पेरेंट स्कोप मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर कोई आप वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल x इक्वल टू 10, तो ये जो टेस्ट जो है ना, तो जब आप टेस्ट को कॉल कीजिएगा तो ये क्या करेगा अपना लेक्सिकल स्कोप को कॉल करेगा पूरे को, इसके साथ। किन्हीं को क्लोजर्स पता है, क्लोजर्स अगर कोई पढ़े हैं जावा स्क्रिप्ट तो, राम परवेश पता है क्लोजर्स क्या होता है, क्या होता है क्लोजर? भाई सपोर्ट करता है इसमें जो फंक्शन टेस्ट टू है ना, ये लाइन नंबर 117 है, ये भी उठ के आएगा। इसको अभी जो बोल रहे थे नाम मतलब क्लोजर्स है क्या, ये कह रहा हूं मैं। थ्योरी नहीं पता। तो क्लोजर्स क्या होता है ना, जब आप इनर फंक्शन को कॉल करते हो, अंदर वाला फंक्शन है,
तो मान के चलिए कोई आप मेथड लिखे हैं, तो स्टैक में हम लोग प्रोसेस देखे थे कि शायद नहीं देखे हैं, आगे देखेंगे हम लोग कि स्टैक में होता क्या है ना कि जब आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका मेमोरी। हाँ, गार्बेज कलेक्शन हम लोग बात किए थे। तो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद वो कचरा बन गया, वो खत्म हो गया, वो चीज होता है। लेकिन जब आप इनर फंक्शन को कॉल कीजिएगा ना, तो क्या होगा, पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, कुछ देर के बाद ये फंक्शन अपना काम करके खत्म कर लेगा, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर टेस्ट टू, जब आप टेस्ट टू को कॉल कीजिएगा तो टेस्ट टू अकेले नहीं आएगा, ये क्या करेगा, पेरेंट के पास जितना भी प्रॉपर्टी सब कुछ लेके वो आएगा। कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप, जैसे होता है ना कि आप किसी को मान लीजिए, किसी को आप बोल रहे हैं, तो वो क्या किया, अपने घर से जितना भी सामान है सब लेके वो चला आया, वही चीज हो रहा है। मतलब मान लीजिए जब आप इनर फंक्शन को आप कॉल किए हैं तो क्या होगा, ये पूरा अपना प्रॉपर्टी, पेरेंट का प्रॉपर्टी पूरा लेके वो चला जाएगा, ठीक है, ये चीज हो रहा है। उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। कितने लोग ज्वाइन किए हैं? ओके, हाय, गुड इवनिंग। मतलब सर फंक्शन के वेरिएबल और पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोजर। हाँ, मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप शादी कर रहे हैं, वो क्या करेगी, वो अपने जायदाद जो है ना पेरेंट्स का, वो सब लेके चले आएगी कि आप ही के साथ जिंदगी बिताना है, ये वही करेगा। जब आप टेस्ट टू को कॉल कीजिएगा ना, तो ये पूरा अपना पेरेंट के पास जितना प्रॉपर्टी है सब लेके चला आएगी। समझ में आ गया? ये चीज है, क्लियर हो गया ना? तो इसी को बोलते हैं क्लोजर से। तो क्लोजर क्या करता है? सर एक बार और बताइए। कौन वाला? गर्लफ्रेंड वाला क्या? मुन्ना का शादी हो गया इसलिए पूछ रहा है सर। आप यस सर, यस सर। ले लिए, विवाह हो गया ना उसका, तो आप वो बताना। देखिए, जब आप टेस्ट टू को कॉल कीजिएगा, राहुल पूरा मजा ले रहे हैं। अरे राहुल का पूछे मत, तो बस मजा लेने में रह जाएंगे सर। उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम लोग लिख दिए, एक बॉयज हो गया, दूसरा गर्ल। तो जब आप ये इनर को कॉल कीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये पूरा जो अंदर का जो प्रॉपर्टी है, मतलब किसका प्रॉपर्टी, तो पेरेंट का, क्योंकि ये वार एक्स जो आप लिखे हो किसका प्रॉपर्टी है, वो पेरेंट का प्रॉपर्टी है। आप यहाँ बॉयज के बदले में पेरेंट लिख दीजिए, ठीक है। जब आप ये गर्ल्स को कॉल कीजिएगा, इस मेथड को कॉल कीजिएगा, ये क्या करेगा, ये पूरा जो प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स में बिलोंग कर रहा है वो सबको लेके चला आएगा। इसी को बोलते हैं क्लोजर्स। हम लोग आगे देखेंगे और भी एग्जांपल वगैरह करके जब टॉपिक आएगा। मैं यहाँ पे जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। तो लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, तो यही, ये जो जिसमें जहां पे ये डिफाइन हुआ है उसी को बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। तो ये गर्ल्स नाम का जो फंक्शन जो डिफाइन हुआ वो कहाँ पे, पेरेंट स्कोप के अंदर, तो इसी को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। हम लोग आगे भी समझेंगे, अभी जस्ट बेसिक एक आइडिया ले लीजिए सिंपल, कि जब हम इनर मेथड को कॉल करेंगे, इनर फंक्शन जब कॉल होगा, तो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स, वो पहले ये चेक करेगा कि हमारा पेरेंट्स कौन है, ठीक है, वो पेरेंट स्कोप को चेक करेगा, और पेरेंट स्कोप में जितना भी चीज रहेगा सबको लेके चला जाएगा। मतलब अपना इनर जो रहेगा वो तो ले जाएगा ही, बट अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को भी लेके जाएगा वो। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल है, वार वाई इक्वल टू कुछ हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो अपना प्रॉपर्टी, तो उसका तो अपना है, वो तो ले जाएगा, बट वो क्या करेगा, यहाँ से पेरेंट का भी प्रॉपर्टी को उठा के ले जाएगा। तो इसी को बोला जाता है क्लोजर्स। यही सर यहाँ पे हाँ, तो वैल्यू दोनों प्रिंट करेगा। करेगा। सर ओनली वार को कंडीशन में ले जाएगा या फिर लेट और कास्ट में ले? कुछ भी हमें ये नहीं मतलब है, लेट कॉन्स्ट कोई भी, वो नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग आगे देखेंगे जब कि जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क कैसे करती है, जो हम लोग गार्बेज कलेक्टर का हम लोग बात करते हैं तो वो होता कैसे है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट ये समझिए कि लेक्सिकल स्कोप का मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा मतलब ही देखिए, हम लोग आगे टॉपिक आएगा ना तो हम लोग समझेंगे। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पे मान लेते हैं वार इक्वल टू आई, अगर वाई प्रिंट करें तो यहाँ दोनों आएगा ना, दोनों वैल्यू? हाँ, दोनों आएगा, दोनों ऐसे आएगा। अगर आप GIR गर्ल्स को कॉल किए हैं, एक बार कॉल कीजिए और ये दूसरा बार भी कॉल कर दीजिए, और यहाँ पे आपको रिटर्न भी कर देना होगा, रिटर्न बाई, सॉरी, ठीक है,
और देखते हैं रिटर्न बाई किए हैं तो हमें कंसोल भी करवाना पड़ेगा, तो कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए और इसके अंदर रख दीजिए, देखते हैं आता है या नहीं। गर्ल्स नॉट डिफाइन, कुछ दे दिया एरर। ओ 1 सेकंड, यहाँ फंक्शन कीवर्ड नहीं रहेगा, एक सेकंड सॉरी। पेरेंट को कॉल करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इनर कॉल होगा, क्या गड़बड़ हो गया। ओ पेरेंट सेकंड DIRLS, कहाँ पे दे रहा है गलत है, गर्ल्स इज नॉट डिफाइन, यहाँ पर पेरेंट्स लाइन नंबर 127 पेरेंट्स पे इनर फंक्शन पेरेंट को कॉल करेंगे, अंदर वो गर्ल को कॉल कर लेगा। हाँ पेरेंट पे भी मिल जाएगा, लेकिन इससे भी मिलता है, हम लोग का कुछ गलती हो रहा है कहीं पे। पेरेंट से तो मिलेगा ही, पेरेंट में क्या किया, अनडिफाइन कर दिया। अच्छा एक बार और दीजिएगा तो दे देगा। पेरेंट ट्रिपल डॉट इज नॉट ए फंक्शन, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का गलत बना हुआ है, रिटर्न वगैरह मिसिंग है इसलिए, बट रहने दीजिए, इसको हम लोग वहां देखेंगे ना तब देख हो जाएगा। तो जब भी आप कॉल कीजिएगा वो अंदर का मिल जाएगा आपको। जस्ट अभी लेक्सिकल स्कोप को समझिए, बाकी हम लोग टॉपिक जब करेंगे ना तो उसमें हम लोग जाएंगे, ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्टुअल है पूरा का पूरा। तो लेक्सिकल स्कोप, तो हम लोग क्या देख रहे थे, एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन क्या कर रहा है, ये अपना लेक्सिकल स्कोप जहां पे डिफाइन है उसका लेके आएगा। सो दे इनहेरिट वन फ्रॉम द पेरेंट स्कोप विच इज कॉल्ड द लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप भी आगे हम लोग समझेंगे सही से। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक फंक्शन बना हुआ है नॉर्मल फंक्शन, जिसको क्या किए, हमारा एरो फंक्शन बना दिए। ये डिफाइन कहाँ है, ये एरो फंक्शन जो है डिफाइन कहाँ है, तो ये पूरे पेज पे डिफाइन है, इसीलिए ये अपना पेरेंट को सर्च किया। इसका पेरेंट कौन है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट मीन्स पूरा पेज डॉक्यूमेंट, इसीलिए ये क्या किया, विंडो ऑब्जेक्ट हमें दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी एग्जैक्टली सेम एज विद द नॉर्मल फंक्शन, जैसे नॉर्मल फंक्शन है सेम चीज है, विंडो और ग्लोबल ऑब्जेक्ट। हमें वहां भी यही मिल रहा था, जब आप नॉर्मल फंक्शन आप लिखते हो इसको, टेस्टिंग टू कंसोल डॉट लॉग कीजिए, दिस कीजिए फाइन एंड टेस्टिंग टू आ जाइए, तो दोनों केस में आपको विंडो ऑब्जेक्ट, तो ये हमें अभी जो मिला नॉर्मल ही है। सो सेम रिजल्ट बट नॉट द सेम रीजन, रीजन यहाँ पे दोनों का सेम नहीं है। विथ नॉर्मल फंक्शन द स्कोप इज बाउंड टू द ग्लोबल वन बाय डिफॉल्ट। जब आपका फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो स्कोप जो बाउंड ही होता है ना, वो डिफॉल्ट नॉर्मल ग्लोबल के साथ ही होता है, बट दिस के केस में ऐसा नहीं है। दिस के केस में क्या है, वो किसको लेगा, तो पेरेंट स्कोप को लेगा जिसमें वो इनहेरिट हुआ है, ठीक है। बट नॉर्मल फंक्शन में क्या हो रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल को ही लेगा, लेकिन एरो फंक्शन बाय डिफॉल्ट नहीं जा रहा है। यहाँ जो हमें दिस विंडो मिल रहा है, इस कारण से मिल रहा है क्योंकि ये अपना लेक्सिकल स्कोप को सर्च कर रहा है कि ये कहाँ पे है, तो ये अपना लेक्सिकल स्कोप को ले रहा है। आप यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। यहाँ लेक्सिकल स्कोप को वही नहीं, इट इनहेरिट फ्रॉम द लेक्सिकल स्कोप, ये लिख लीजिए EINHERIT inherit from the lexical scope। हाँ गलत हो गया, इट इनहेरिट फ्रॉम द लेक्सिकल स्कोप, लेकिन इस केस में बाय डिफॉल्ट BR क्या हो जाएगा, इट विल पॉइंट विंडो ऑब्जेक्ट। रीजन दोनों का मतलब आउटपुट हमारा सेम है, रीजन अलग है, ठीक है। वन बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन एज I said before do not have their own this but they inherit it from the parent scope। in case of in this case कौन सा है इसका parent, तो global है। what will happen if we add use strict, nothing, it will be the same result since a scope come from the parent scope। चेक करते हैं, लगा देते हैं कुछ, लिखेंगे कहाँ लेकिन यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, हम लोग ऊपर लिख देते हैं, सबका काम कर जाएगा। STRICT क्या हुआ,
ये किसका अनडिफाइन आया? नॉर्मल फंक्शन का, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो पता है कि क्या होता है। नॉर्मल फंक्शन का जो होता है वो बाई, अगर अपन ये यूज स्ट्रिक्ट लेते हैं तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसका स्कोप को, इसी कारण। लेकिन एरो फंक्शन में क्या हुआ? नॉर्मल ये वैल्यू दे रहा है विंडो, क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन क्या कहां से लेता है प्रॉपर्टी? जिसमें ये लेक्सिकल स्कोप, इसका लेक्सिकल कौन? पेरेंट है, इसीलिए ये विंडो दे रहा है। ये आपको यूज स्ट्रिक्ट के केस में अनडिफाइन नहीं दिया। समझ में आ गया ये चीज? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। जरा दोबारा इसको रिपीट कीजिए, ये एरो फंक्शन हाँ। कैसे? तो यहाँ पे एरो फंक्शन को हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये वैल्यू लेगा कहां से? इट विल इनहेरिट द वैल्यू फ्रॉम द लेक्सिकल स्कोप, करेक्ट? तो ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि मेरा पेरेंट कौन है। तो इसका पेरेंट कौन है इस एरो फंक्शन का? कंप्लीट विंडो डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन तो इस केस में क्या होगा? आप आइदर यूज स्ट्रिक्ट लेते हो या नॉर्मल जा रहे हैं, विंडो को ही लेगा, क्योंकि इसे यूज स्ट्रिक्ट से मतलब कुछ नहीं है। लेकिन यही यूज स्ट्रिक्ट जब आप नॉर्मल फंक्शन में जाते हैं तो वो क्या होता है? हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपना स्कोप को, क्योंकि यहाँ पे जब यूज स्ट्रिक्ट नहीं लेते हैं देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन निकल के आता है इंटरव्यू पर्पस में, ठीक है। तो ये सब चीज को बहुत अच्छे से जाइए। अब जितना भी टॉपिक आपको मिलेगा सारा का सारा इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन टॉपिक मिलेगा। मॉड्यूल 5 जो है कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट जो है इंटरव्यू एंड रियल टाइम, वो अगर आप समझ गए तो फिर आपको जावा स्क्रिप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, कोई टॉपिक में डर नहीं लगेगा। और ये सब नहीं समझ में आया तो फिर जावा स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं आया। जो हम लोग पहले पढ़े हैं ना, वो बच्चा का खेल वाला था। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? यूज स्ट्रिक्ट पहले हम लोग लेते थे नॉर्मल। क्यों, क्या आएगा आउटपुट इसका? तो नॉर्मल के केस में ये भी हमारा देगा विंडो ऑब्जेक्ट एंड ये भी देगा विंडो ऑब्जेक्ट। आ रहा है दोनों विंडो, लेकिन रीजन क्या है? ये भी विंडो एंड ये भी विंडो, लेकिन रीजन पे आइए। इसका रीजन क्या था? ये क्या है? एरो फंक्शन। तो इन एरो फंक्शन क्या करता है? एरो फंक्शन इट विल इनहेरिट फ्रॉम द लेक्सिकल स्कोप ऑफ पेरेंट। क्लियर? इन एरो फंक्शन इट विल इनहेरिट वैल्यू फ्रॉम द लेक्सिकल स्कोप ऑफ पेरेंट। हो गया? लेकिन एरो ये नॉर्मल फंक्शन में क्या था? तो बता सकते हैं नॉर्मल फंक्शन में क्या चीज था? ये भी पेरेंट से लेगा। क्या था? मैं खुद भूल गया। पेरेंट विंडो होगा ना। In arrow function, it will inherit from the lexical scope of parent. हाँ, it will take value. हाँ, मतलब ये कहाँ बिलोंग कर रहा है उससे ये लेगा, ठीक है। ये अपना बिलोंगिंग को ले लेता है। 1 सेकेंड जस्ट मैसेज। इट विल टेक, सेंटेंस इसका नहीं लिखा हुआ है कहीं क्या? इट विल टेक वैल्यू ऑफ, हाँ ये भी पेरेंट को ही लेता है, करेक्ट। तो ये पेरेंट को ही लेगा, फाइन। लेकिन अब आइए, ये तो हमारा नॉर्मल था, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट ये है, इट विल इनहेरिट द वैल्यू फ्रॉम द लेक्सिकल स्कोप ऑफ पेरेंट, ये चीज है। लेकिन ये क्या करेगा? इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट।
ये चीज है। तो लेकिन तो इसी डिपेंड करता है कहाँ हम यूज कर रहे हैं। हाँ वही कहाँ पर वो अवेलेबल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल डिपेंड ऑन द प्लेस बोल सकते हैं क्या, where we where the function is available। ठीक है, कुछ इस टाइप से है, उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो आइडिया मिल जाएगा। कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है सही से जो भी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई फर्क तो महसूस नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस अभी आएगा, जस्ट वेट। क्योंकि दोनों का पेरेंट्स विंडो है। हाँ दोनों नहीं, डिफरेंट एक है, ये जो पेरेंट को ले रहा है ना ये कहाँ पे है उस पर डिपेंड करेगा, ये मेन है। इट विल डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर द फंक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में। यूज स्ट्रिक्ट में लगाइए यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो पहला ये क्या है? एरो फंक्शन। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसका आउटपुट देगा विंडो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे अपने लेक्सिकल स्कोप को लेगा। करेक्ट है, इसीलिए ये विंडो ऑब्जेक्ट देगा। लेकिन यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट आ रहा है ना, हम लोग टॉप में लगा दिए हैं तो यहाँ भी आ गया। इसका आउटपुट क्या देगा? इसका देगा अनडिफाइंड, क्योंकि जब आप नॉर्मल फंक्शन में यूज स्ट्रिक्ट करते हैं तो आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसके एरिया को। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका लेक्सिकल स्कोप क्या है, नहीं। समझ में आ गया? इसीलिए ये डिफरेंस आता है विथ यूज स्ट्रिक्ट, STRICT, we can strict the restrict the value of this। आउटपुट देखिए आ रहा है। तो पहला में विंडो ऑब्जेक्ट मिला, सेकंड में आपको अनडिफाइंड। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको फील होगा, क्योंकि ये एरो फंक्शन बिलोंग कहाँ कर रहा है? विंडो ऑब्जेक्ट में, डॉक्यूमेंट में, तो इसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगा। करेक्ट, लेकिन ये बिलोंग कर रहा है वहां, लेकिन यूज स्ट्रिक्ट के कारण ये खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो फर्स्ट केस में आपको डिफरेंस दोनों में सेम कुछ नहीं था, आंसर दोनों का सेम है, लेकिन और रीजन अलग है। यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट में रीजन एंड वैल्यू दोनों से चेंज है। समझ में आ गया? ये चीज है इसमें। चलिए आगे देखते हैं कुछ और अभी है। एरो फंक्शन बहुत बड़ा है। तो एरो फंक्शन एज मेथड, जब आप मेथड के तौर पे आप एरो फंक्शन को बनाते हैं तब क्या होता है? एक्चुअली मैं इसमें बहुत कुछ रख दिया हूँ एरो फंक्शन में खास करके। कब है? जब हमारा मेथड है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? माई ऑब्जेक्ट है, माई मेथड यहाँ लगा दिए, एरो फंक्शन बन गया। अब हम लोग कॉल करके देखते हैं। सॉरी ऐसे नहीं, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, देखते हैं क्या मिला। इसी का दे रहा है या कोई दूसरा का दिया? नहीं, इसी का। ठीक है, क्या दिया? ये विंडो ऑब्जेक्ट फिर से दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है? हम लोग माई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये सॉरी, माई मेथड जो हमारा है वो कहाँ है? तो माई ऑब्जेक्ट के अंदर है, बट अभी भी क्या कर रहा है? ये विंडो ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ? पेरेंट में है।
तो देखते हैं आंसर क्या बोल रहा है। सो व्हाट अबाउट नाउ, इन दिस केस वी कुड से दैट इट रियली डिपेंड ऑन हाउ द मेथड इज कॉल्ड। आप मेथड को कॉल कैसे कर रहे हैं, सेम एज नॉर्मल फंक्शन, बट इट इज नॉट द केस हियर। लेट्स सी, जब आप माई ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉल कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब दिस इक्वल टू आपको विंडो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वही चीज को अगर आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट माई मेथड इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, मतलब उसको हम एक वेरिएबल में कॉल कर रहे हैं। अलग अलग तरीका से हम लोग कॉल करते हैं उसको, देखते हैं क्या देता है आउटपुट। क्या है, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, एंड उसको हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है, और फिर हम माई मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये माई मेथड तो सेम ही है, ऊपर वाला ही, यहाँ भी आपको आंसर सेम आ रहा है। एक सेकेंड रीजन देखें। सो यहाँ पे क्या है, वेल रिमेंबर एरो फंक्शन डोंट बाइंड देयर ऑन स्कोप। एरो फंक्शन क्या करता है, अपना स्कोप को बाइंड नहीं करता है, बट इनहेरिट इट फ्रॉम द पेरेंट वन। ये क्या करेगा, अपने पेरेंट से लेगा, विच इन दिस केस इज विंडो और ग्लोबल ऑब्जेक्ट। दोनों केस में क्या हो रहा है, हमारा विंडो और ग्लोबल ऑब्जेक्ट ये आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो ये माई मेथड का पेरेंट कौन है, माई ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिस क्या करता है, अपना स्कोप को बाइंड नहीं करता है। नेक्स्ट, माई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन एक कर दिए, नल आ गया, ठीक है। माई मेथड, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बन गया जो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग दिस का बाइंड करवा रहे हैं। इसी चीज के लिए क्या होता है ना, अगर कोई बाइंड मेथड जानते हैं, कॉल बाइंड अप्लाई, तो उनको पता होगा कि ये कैसे काम होता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम मेथड है जो ऊपर हम लोग लिए थे, माई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन बनाया, माई एरो फंक्शन, और इसमें क्या कर रहे हैं, तो माई मेथड के अंदर जब आप जा रहे हो तो हम लोग यहाँ पे बाइंड कर दिए हैं वैल्यू उसका, दिस डॉट माई एरो फंक्शन। अब हम लोग इसका कंसोल करके देखते हैं कि क्या दे रहा है, ये इसने कैसे कैसे किया, सेम किया या डिफरेंट। ओके क्या हुआ, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, ठीक है। आउटपुट देखते हैं क्या होता है, क्या दिया, गायब ही हो गया, गलत कुछ किए क्या, हाँ गलत तो हुआ था, अभी भी नहीं आया, मतलब नल दे रहा है क्या, शायद, नहीं ये तो सही है, हमारा कुछ गलत हुआ। ओके 1 सेकंड रुकिए, दोनों कॉल कर लेते हैं। वेरिएबल का लगता है इशू है, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई एरो फंक्शन, ठीक है, ये तो हमारा प्रॉपर्टी हो गया, इसको हम लोग कंसोल में करना होगा। देखते हैं अब क्या दे रहा है इसका, तो ये तो नल देना चाहिए, नल है, ठीक है, क्योंकि सेम है ना। माई एरो फंक्शन डॉट माई मेथड फाइन, वो हमारा फंक्शन है, ठीक है। पहले डायरेक्ट कॉल कर देखते हैं, ठीक है, कॉल तो हुआ, लगता है कुछ लिखने में उस टाइम गलत हुआ था। ओके क्या दिया, अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकंड, हमने अपना स्कोप बाइंड करवाया है दिस डॉट माई एरो फंक्शन करके। एक सेकंड रुकिए, एक्सप्लेनेशन देख दीजिए। माई ये एरो फंक्शन जो है सारा का सारा कंफ्यूजिंग मिलेगा। देन लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, माई मेथड हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे केस में तो नहीं आ रहा है इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट। 1 सेकंड, माई मेथड, माई मेथड, ठीक है, 1 सेकंड, मैंने कंसोल में लिया है, कंसोल, कुछ नहीं किया इसलिए अनडिफाइंड दे रहा है। ओहो करेक्ट करेक्ट, सॉरी, इसीलिए बाहर देखिए इसको, लीजिए बाहर में कॉल ही नहीं कर रहा है, कंसोल तो यहाँ हम किए हैं। एक सेकंड, इसमें क्या किया है इसने, सो माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, सही तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कॉल किया, डॉट मेथड लगाया है, मेथड भी एक हाँ फंक्शन है,
फंक्शन है, फंक्शन में कॉल लगाने के बाद फिर इसको मैं एरो फंक्शन में सेट करना पड़ेगा क्या? नहीं यार, नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा फंक्शन आ जाएगा ना जैसे यहाँ पे फंक्शन है नहीं ये। अच्छा इसको लेते हैं, ये एक्चुअली लगता है मैं चैट जीपीटी से लिया था, उसका आधा गलत ही रहता है। माई मेथड ये हमें दिस इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से बाइंड करवा दिए हैं ना। तो जब हम लोग अपना स्कोप बाइंड किए तो हमें ये पेरेंट मिल गया, क्योंकि हम लोग वहां पे दे रहे हैं। फिर माई एरो फंक्शन, तो ये तो हमें, ये भी हमें ऑब्जेक्ट ही दे देगा क्योंकि वो बाइंड करवा रहे हैं। फिर ठीक है, देखते हैं इसके में कोई आउटपुट दे रहा है या नहीं। हाँ यहाँ पे हाँ दिया है, 1 सेकंड, लाइन नंबर 200 कौन है, ओके जो भी हो, माई एरो फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला किया, ठीक है। एंड यानी फर्स्ट में हमें, ओके समझ गया। तो अब क्या हुआ, जब आप माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड कर रहे हैं, तो जब हमने डायरेक्ट इसको कॉल किया, ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें नल दे रहा है, इसके केस में कुछ नहीं मिला है। सेकेंड, जब हम माई एरो फंक्शन को कॉल किए हैं, तब हमें वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है, ये हमारा बाइंड कर रहा है। इसको देखने का क्या तरीका हम कर सकते हैं, ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक कंसोल लिख देता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ पे एक कंसोल लिख देता हूँ, तो यहाँ से 2 ले लेते हैं, फाइन, एंड यहाँ पे देते हैं 3, 1 2, 2 के बाद आ रहा है, फाइन, 2 के बाद आ रहा है, मतलब ये लाइन हो गया। 1 ने कुछ नहीं किया, और 2 के बाद एक 3 वाला, मतलब ये वाला में कोई वैल्यू नहीं है, ये अनडिफाइंड दे रहा है, ये गलत है, ये हटा दीजिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम एरो फंक्शन में अपना बाइंड किए हैं स्कोप। स्कोप बाइंड कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस करके, दिस किए, एंड दिस करने के बाद इसको हमने टारगेट कर दिया। क्योंकि आप अगर जाइए पीछे, तो जहां पर शुरू में हम लोग लिखे थे, हाँ इसको लिखिए अगर, तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आएगा। ये दिस का मतलब क्या था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, सॉरी अपना पेरेंट का स्कोप। अगर आप इसको दिस करते हैं रिटर्न में, तो क्या देगा, ये पूरा पेरेंट दे रहा था ना। आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार, पर्सन डॉट माई फंक्शन, देखते हैं क्या दिया दिस में, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया जो हमारा बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो दिस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। आप इस कोड में जाइए, इस कोड में क्या किए, अब आप एक मेथड के अंदर आए हैं, सेम जो यहाँ पे माई फंक्शन लिखा हुआ है, इसी टाइप से आप उसके अंदर आ गए हैं। ये माई फंक्शन ना लिख के आप मेथड लिख दीजिए, जो ऊपर लिखा हुआ है, कुछ भी चलेगा। अब तो अब दोनों का सेम हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने वैल्यू रिटर्न करवा दिया था, हमने प्रिंट करवा दिया, लेकिन इस लाइन पे हम लोग क्या किए हैं, बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो दिस डॉट, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है माई एरो फंक्शन, इसको हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, समझ गए। यही चीज हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, दिस डॉट माई एरो फंक्शन, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ बना हुआ है, इसको हमने यहाँ पे एक वैल्यू बाइंड करवाया, ठीक है। तो इस टाइप से कहने का मतलब हुआ कि दिस का एरो फंक्शन में हम वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं। आप अगर ये लाइन देखिए यहाँ का, तो ये दिस आपको पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है, सेम उसी टाइप से हमने दिस डॉट माई फंक्शन दे दिया, मतलब एरो फंक्शन। सपोज दैट आप यहाँ अगर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं,
दिस डॉट माई मेथड, सपोज दैट यहाँ हमने ले लिया दिस डॉट, सपोज फर्स्ट नेम है, ठीक है, आप रिटर्न रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और हम चाहते हैं इसमें कोई वैल्यू देना, आप ऐसे करके दे सकते हैं ना। हमने क्या किया, अब जब ये रिटर्न होगा तो फर्स्ट नेम में आपका ये वैल्यू रिटर्न होना चाहिए, समझ गए। तो यही चीज क्या कर रहे हैं एरो फंक्शन में, दिस के हेल्प से हम उस वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं। मतलब जब आपका एरो फंक्शन आ रहा है तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस क्या करते हो, एरो फंक्शन का वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं, और उस तरह से वैल्यू आपका चेंज हो रहा है। नहीं तो अगर आप दिस लेते तो अपने पैरेंट स्कोप को रेफर करता, पैरेंट स्कोप मींस विंडो को रेफर करता, और वो क्या करता हमें वैल्यू देता विंडो के हेल्प, विंडो के जैसा। तो क्लियरली नाउ when you call my object dot method be initialize my object dot my arrow function, just one second। तो ये हुआ क्या है ना कि इसको इनिशियलाइज करवाने में काम किया है सिर्फ। तो जब अपने my object dot method को कॉल किया तो क्या हो रहा है कि हम लोग इस मेथड को इनिशियलाइज करवा दिए जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, मतलब इसने कॉल किया और वो इनिशियलाइज हो गया, वैल्यू सेकंड वाला को दे दिया। So with arrow function which is inside the my method so that it inherit the scope, we can clearly see that perfect case of the closure। जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जब इसे कॉल किया my object को तो इसको आप कॉल करवा दिए, फाइन। अब ये जब कॉल हुआ तो ये इनिशियलाइज हो गया। नेक्स्ट जब लाइन आप कर रहे हो तो my object डॉट my arrow function, तो जब आप इसको कॉल किए तो क्या हुआ, वैल्यू असाइन करवा लिया, ये माई एरो फंक्शन जो है आपका चेंज हो गया। और सेकंड जब इसको कॉल किए, किसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, कॉल कर रहे हैं ये वाला लाइन को। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे कलर, ये क्या आ रहा है, अरे ये कैसे हटेगा ये, हाँ ठीक है, ओ यहाँ पर आता है, ठीक है। ये नया वाला में है ना कुछ अलग ही दे दिया है एडिटर में, दिख रहा है ये। अब माई एरो फंक्शन जो फर्स्ट लाइन जब आप कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन में इसको कॉल क्यों किया गया, इससे क्या हुआ ना कि ये इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको रखा गया, तो ये कॉल हो गया। सेकंड में क्या किए, हमने माई एरो फंक्शन को कॉल किया, इससे क्या हुआ कि माई एरो फंक्शन जब आप कॉल किए तो आपको वैल्यू मिल गया क्योंकि ये अवेलेबल है, समझ गए। फर्स्ट में जब इनिशियलाइज हुआ तो माई एरो फंक्शन को तो वैल्यू मिल गया ना दिस के हेल्प से, और वही वैल्यू ये सेकंड में जब हम प्रॉपर्टी को कॉल किए, क्योंकि माई एरो फंक्शन क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, लेकिन अंदर में देखा जाए तो वो एक मेथड ही बनाया हुआ है, दोनों चीजें। और जब आप नीचे में कॉल कर रहे हो इसको तो ये फिर आपको सेम वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। मतलब ऊपर का जो दो लाइन है ना ये कॉल करने में हेल्प किया है। तो ये चीज को जो है ना, जब आप इसको याद रखिए ये एग्जाम्पल को कि हम एरो फंक्शन में कैसे उसको कॉल कराते हैं, ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आप नॉर्मल सब में काम चल जाएगा बट एरो फंक्शन के केस में नहीं चलेगा। एरो फंक्शन में आपको बोलेगा कि आप एक एग्जांपल लिख के दिखाइए कि कैसे एरो फंक्शन में वैल्यू आपने बाइंड करवाया, ठीक है। तो आप इस टाइप से उसको दिखा दे सकते हैं। मेन यहाँ पर है ये लाइन थर्ड वाला जो है, तो ये आपका हेल्पफुल हो जाएगा। तो एक्सप्लिसिट हार्ड एंड न्यू बाइंडिंग, व्हाट शुड हैपन टोल्ड बाय द स्कोप विद एनी टेक्निक, वन सेकेंड। ये बाइंड मेथड है, बाइंड मेथड हम लोग देखेंगे कॉल बाइंड में, यहाँ नहीं देखेंगे। सो न्यू एपीआई कॉल, इसको भी रहने दीजिए, क्या है डू समथिंग, नहीं कंक्लूजन बस। तो ये जस्ट हमें ये वाला मेन देखना था, कॉल बाइंड अप्लाई सेपरेट टॉपिक है, उसको हम वहां देखेंगे, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। तो ये था आपको दिस के बारे में। आपको थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ एरो फंक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, आप उसको एक बार एग्जाम्पल पे जाइए कीजिए, आपको समझ में आएगा। मल्टीपल टाइप से कीजिए तब समझ में आएगा, वन शॉट में नहीं समझ में आएगा। और बाकी के केस में क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्या है, तो ये पूरा का पूरा एरो फंक्शन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एरो फंक्शन में कुछ नहीं हम लोग का, यहाँ पे क्या है, तो एरो फंक्शन में ऑलरेडी देखे हैं कि जब आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न कीवर्ड का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप पैरामीटर लिखना चाहते हैं, वेरिएबल बाइंड करना चाहते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न कीवर्ड कब होता है, जब हम लोग का मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, तब हम लोग किस में जाएंगे, एरो फंक्शन, सॉरी, तब हम लोग रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे। एरो फंक्शन हमने देख लिया कि क्या केस हो रहा है, डिफरेंस क्या है इसमें,
तो इन एरो फंक्शन दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट दैट कॉल द फंक्शन विच कुड बी विंडो, डॉक्यूमेंट, बटन और व्हाटएवर, जो भी कॉल कर रहा है उस पे जाएगा, मतलब पैरेंट स्कोप। तो इन विंडो फंक्शन in arrow function this keyword always represent object that defines the arrow function, जो बिलोंग कर रहा है जिसमें, वो चीज हो गया। रेगुलर फंक्शन में क्या हो रहा है दिस का, वो चीज है। एरो फंक्शन में क्या हो रहा है, तो ये सारा चीज है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग पता है किन्हीं को? ऑप्शनल चेनिंग का मतलब क्या होता है? एक बार मैंने बताया था ये चीज, किन्हीं को नहीं पता। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फंक्शन के अंदर कॉल फंक्शन कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक से कॉल होगा। क्वेश्चन मार्क के हेल्प से सर। क्वेश्चन मार्क के हेल्प जो करते हैं ना, वो रहता है हमारा ऑप्शनल चेनिंग। बाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये हटा दीजिए यहां से। तो नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल में आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? जस्ट फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, और हम लोग कॉल कर लिए यूजर डॉट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट एड्रेस डॉट हाउस नंबर वगैरह वगैरह सब कॉल करते चले गए। बट सपोज दैट आपने कुछ ऐसा कॉल किया जो अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ वैल्यू आ रहा है, सब कुछ सही है, बट सपोज दैट आप कुछ ऐसा कॉल कर रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है। मान के चलिए, यहाँ से एग्जाम्पल उठाता हूं मैं, तो ये है नॉर्मल जो हम लोग ऑलरेडी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मेथड जो भी है, तो वो जैसे हम नॉर्मल करते हैं। बट ये रहा है आपको, ये लोग हल्ला कितना करता है कॉलेज वाला से, बैठ के गाना गाते रहता है, इन लोग गिटार बजाएगा, ये स्पेस का अलग झंझट है। अब देखिए, जब यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूजर नेम डॉट फर्स्ट नेम है, फाइन, यूजर एड्रेस हाउस नंबर, कोई अंतर नहीं लगेगा आपको, आप इसके आउटपुट में देखिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन सपोज दैट मैं यहाँ पे हाउस नंबर के जगह पे कुछ ऐसा कॉल करूं जो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फ्लैट नंबर लिख दीजिए चलेगा, फ्लैट नंबर, ये है ही नहीं, देखते हैं क्या दिया, अनडिफाइंड, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन यही चीज को जब आप आगे चल के टाइपस्क्रिप्ट में लिखिएगा ना, तो ये आपको एरर दे देगा, मीन्स डायरेक्ट लिखते हैं तब। ओके, एक काम और करता हूं, ये इंट्रोगेटिव साइन हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव यहाँ हटाइए, अब देखते हैं क्या देता है। अभी भी हमें अनडिफाइन दे रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये आपको अनडिफाइन दे देगा। लेकिन ओके, एक बार चेक करूं यूज स्ट्रिक्ट के केस में, ये कहीं से एरर लाना है उसको, जावास्क्रिप्ट, लेकिन चांस कम है कि एरर आएगा, नहीं देगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है आपका, तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करेगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेनिंग लगा देंगे, जिसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। मैं टाइप स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ लगता है ना, 1 सेकंड रुकिएगा। .ts क्या है, क्या लिख रहा है, cannot assign user because it is a constant, यूजर इक्वल टू हमने दिया, अब क्या बोल रहा है, cannot redeclared block scope variable user बार। ओ एक सेकेंड, ये जावास्क्रिप्ट वाला लेके आ रहा है यहाँ से, इसी कारण एरर दे रहा है।
सही है। अब देखिए एक्चुअली एक ही पेज में जब दोनों लिखिएगा ना और सेम ही कोड रहेगा तो वो एरर रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको ये दे रहा है एरर फ्लैट नंबर के लिए। ठीक है, क्या लिख रहा है? प्रॉपर्टी फ्लैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। ये तो इस केस में क्या हो रहा है? एरर देगा। अब ये प्रिवेंट कौन करेगा आपको? ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो हम लोग की एक्सेस कर रहे हैं ये ऑप्शनल है, ये है या नहीं है कोई इशू नहीं। कोई भी नहीं लिया। That does not exist on a house number। 1 सेकेंड, क्या हो गया है? हाँ ठीक है, उसका टाइप नहीं दिया हुआ था। अब हटाइए इसको, सॉरी। ठीक है, तो अभी आप जब टाइप अगर दे दीजिएगा ना तो वो ऑप्शनल, ये आपको एनी लगा दिया है ना, अगर आप स्ट्रिक्ट कर देते हो कि हाँ यही टाइप है तो उस केस में क्या होगा? आपको इशू देगा, मतलब आपको इशू दिखेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? हम लोग को इंट्रोगेटिव साइन लगाना पड़ता है और ये क्या करेगा? ये चेनिंग बनाएगा ऑप्शनल। तो यहाँ पे आपको 2-3 दिख रहा है। मान लीजिए आपने यूजर को ले लिया, फाइन, डॉट किए, कोई प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ADDRESS एड्रेस ही हम लोग एक्सेस कर लिए। लेकिन क्या होगा कि हो सकता है आगे चल के अगर डेटाबेस से, सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए डेटाबेस से वैल्यू आ रहा है और मान लीजिए डेटाबेस में आपका वैल्यू नहीं है, क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसलिए इंट्रोगेटिव साइन लगाया कीजिए। उसे क्या होगा? ये ऑप्शनल चेनिंग बन गया। फिर यहाँ पे मान लीजिए इसके बाद कोई प्रॉपर्टी है जो एक्सेस हम कर रहे हैं लेकिन है नहीं, या हो सकता है वैल्यू नहीं है, तो हम ऑप्शनल चेनिंग लगा लेते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट लगाते हैं, नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में भी लगाया जाता है। ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो, सब में ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ऑप्शनल चेनिंग का। तो ऑप्शनल चेनिंग करता क्या है? आपको एरर आने से बचाता है जब वो प्रॉपर्टी या वैल्यू जो आप एक्सेस कर रहे हैं वो नहीं है। हो सकता है कभी डेटा नहीं है मान लीजिए, और आपने कुछ वैसा कंडीशन लगा के चला है कि स्ट्रिंग ही चेक होना चाहिए, और लेकिन डेटा नहीं है। जब डेटा नहीं है तो क्या मिलेगा? टाइप उसका तो नल है। तो उस केस में आपको ये इशू दे देगा, क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं कि आप जो कोड लिख रहे हैं आप एक एक सिनारियो को सोच के लिख रहे हैं, बट वो हो सकता है मल्टीपल सिनारियो जब डेटा आ रहा है तो होगा। तो उस केस में क्या करेंगे? सिंपल, हम जहां भी एक्सेस करते हैं अभी तक जो भी कोड लिखे हैं, कहीं पे भी आप इस टाइप से जब एक्सेस करते हैं डॉट नोटेशन के हेल्प से, तो आप ऑप्शनल चेनिंग लगा दीजिए। ये आपका सेफर साइड का कोड हो जाता है, एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाउ इट वर्किंग। तो क्या करता है? ये सर्च करेगा। मान लीजिए यूजर को इसने सर्च किया, फाइन, इसमें क्या लगा दिए? ऑप्शनल चेनिंग। अब ये इग्नोर कर देगा। ऑप्शनल चेनिंग आपने लगा दिया, इग्नोर का मतलब ये नहीं कि डेटा है भी तो नहीं दिखाएगा, नहीं, ये ऑप्शनल रख दिया। एड्रेस है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो इट विल सर्च फॉर द यूजर, इफ इट फाउंड, आफ्टर दैट इट विल सर्च फॉर द अनदर। तो पहला इसको मिल गया, अगर इंट्रोगेटिव लगा दिए हैं, जब ये सर्च किया मिल गया तब ये दूसरे पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से उसे ऑप्शनल मिल गया, मतलब फिर दूसरा सर्च करेगा बट ऑप्शनली सर्च कर रहा है। जैसे जनरली हम लोग पेपर लिखते हैं ना, तो मान लीजिए पेपर में आपके पास 16 क्वेश्चन है, उसमें से ऑप्शन रहता है कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो वही हो गया। तो क्या हुआ? इट विल सर्च फॉर द अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंट्रोगेटिव साइन। इट विल सर्च, इट विल बिहेव एज द ऑप्शनली, आपको सर्च करते जाएगा लेकिन वो ऑप्शनली बिहेव करेगा। मेथड क्या होता है? जावास्क्रिप्ट मेथड आर एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट मेथड इज ए प्रॉपर्टी कंटेनिंग द फंक्शन डेफिनेशन। मेथड का मतलब हो रहा है कि जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं ना, वही एक्चुअली में एक मेथड है और कुछ नहीं है, कोई नया चीज हम लोग उसको नहीं बोलते हैं। आप यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे क्या है? एक कॉन्स्ट पर्सन नाम का हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें इसका प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, एज, अबाउट लिखा हुआ है। आप जब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे उसी टाइम हमने देखा था, एक एक कार का एग्जांपल देखा था कि कार नाम का एक ऑब्जेक्ट है। कार नाम के पास कुछ प्रॉपर्टी था, कुछ मेथड था। प्रॉपर्टी क्या था? क्या प्रॉपर्टी होता है कार के पास? कलर होता है, एक कलर नाम का प्रॉपर्टी। मान लीजिए सेकंड ले लेते हैं, स्पीड नाम का प्रॉपर्टी हो गया, कुछ और भी है। और मेथड क्या देखे थे कि क्या क्या वो कर सकता है, उसका फंक्शनलिटी। कार क्या होगा? स्टार्ट होगा। कार क्या होगा? हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, कुछ और भी था।
तो ये सब जो एक तरह देखा जाए कि जो कुछ फंक्शनलिटी कर रहा है, जिससे हम कुछ फंक्शन कर रहे हैं, वो एक तरह से मेथड हो गया। तो यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट के अंदर देखिए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या है, वो एक फंक्शन ही है। फंक्शन को ही हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं। और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं नाम? आप ऐसा अगर लिख रहे हैं तो ये फंक्शन को क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है ये चीज का नाम? नहीं, एनोनिमस नहीं। एनोनिमस कैसे हुआ? फंक्शन के पास तो नेम मिल गया ना, अबाउट है, अबाउट तो है ना। एक्चुअली यहाँ पे कोलन नहीं रहेगा, उस केस में, फंक्शन के केस में इक्वल रहेगा। तो ये क्या बना, कौन सा फंक्शन? ये वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग लेट लगा के कर सकते हैं। लेकिन यही जब आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो अब ऐसी बात है की एंड वैल्यू होना चाहिए। इसीलिए जो हम लोग फंक्शन का नाम है उसको की बना देते हैं, एंड बाकी सारा वैल्यू बन गया। लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, वो एक फंक्शन ही है। तो प्रॉपर्टी कुछ अलग नहीं है, प्रॉपर्टी एक फंक्शन ही है, उसी को हम दूसरे ढंग से लिख रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ स्पेशल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी कर रहा है। आगे चल के हम लोग को दिखेगा कि प्रॉपर ये फंक्शन हम यूज कहाँ करते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम क्लास अगर बनाते हैं, ठीक है, तो आप एक क्लास अगर बनाइए, क्यों दे रहा है, ओ सॉरी, मैंने क्लास का नाम ही छोड़ दिया, ठीक है। क्लास जब बनाइएगा ना, तो इसके अंदर आप फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, आपको एरर देगा। आप कितना भी सही लिख लीजिए, एरर देगा। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, अ कंस्ट्रक्टर, मेथड, एक्सेसर और प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड। आप क्लास के अंदर कभी भी फंक्शन नहीं लिख सकते, इसके अंदर मेथड लिखाएगा। और मेथड कैसे बनता है, फंक्शन की वजह हटा दीजिए, दैट्स इट, ये मेथड बन गया आपका, ठीक है। तो हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग इस सब कुछ को बहुत ज्यादा लिखते हैं, तो वो समझ जाएंगे। तो मेथड जो है कुछ अलग लेवल नहीं है, जस्ट फंक्शन ही है वो एक तरह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, वाई बी यूजिंग दिस। ये तो समझ गए, बहुत ज्यादा कर लिए। तो जस्ट ये से एग्जाम्पल पे जाइएगा, यहाँ से आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा। सेम है, कोई अलग नहीं है। पर्सन वन डॉट अबाउट पर्सन इन्फो, पर्सन वन पर्सन इन्फो है, ओके। एक सेकंड, मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्या क्या है इसमें। क्या क्या है देखिए, क्या लिखा हुआ है। एक हमने कॉमन फंक्शन बनाया, ठीक है, जहां पे क्या किए, दिस डॉट फर्स्ट नेम, हाँ, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट एज, फाइन। अब अगर ये पर्सन जो इन्फो लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे अबाउट इसके पास भी है पर्सन इन्फो, इसके पास भी है पर्सन इन्फो, और इसके पास भी है पर्सन इन्फो, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है आपका एक कॉमन है, लेकिन ये सेम मेथड सब में कॉल हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से सारा को कॉल करते हैं। आप देखिए कि क्या होता है। मान लीजिए हम पर्सन वन को कॉल करते हैं, फाइन, पर्सन वन डॉट अबाउट। तो हमने क्या किया, पर्सन वन डॉट अबाउट, अबाउट को कॉल किए, किसको गया, पर्सन इन्फो मेथड को गया, करेक्ट, पर्सन इन्फो को गया। अब बताइए कि इसमें प्रिंट क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग है ना, दिस डॉट फर्स्ट नेम, क्या प्रिंट करेगा। चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको इजीली दिखेगा सब कुछ। थोड़ा सा क्या प्रिंट करेगा, हम लोग पर्सन वन को कॉल किए, तो दिस के बारे में हम इतना जरूर जाने हैं कि दिस में क्या होता है, जिस भी फंक्शन को आप कॉल कीजिएगा, जिसको भी कॉल कीजिएगा, वो जाके आपका पेरेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन वन है, पर्सन टू, पर्सन थ्री। पर्सन वन के अंदर आपका अबाउट है, करेक्ट। तो अगर पर्सन वन में अगर ये मेथड कॉल हो रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखे हैं, पहले हम लोग लिख रहे थे ना फंक्शन और कंसोल डॉट लॉग दिस,
करेक्ट। तो आप यहाँ जो भी लिख रहे हैं, ये अबाउट में जो दिस लिखे हैं, ये किसको रेफर करेगा? ये अपना पर्सन को रेफर करेगा, करेक्ट। सेम यही चीज अगर हम console.log एंड इसमें लिख दें तो ये किसको रेफर करेगा? दिस अपना पर्सन को करेगा। सेम उसी टाइप इसमें, तो वही काम हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन को यहाँ ना लिख के हमने एक कॉमन फंक्शन बना दिया जो पर्सन इन्फो नाम का। बात समझ में आ गया? पर्सन इन्फो नाम का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बारी बारी से, और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक पर्सन हटा दीजिए, एक आदमी घट ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ, जब आप पर्सन वन डॉट अबाउट कॉल किए, क्या हो रहा है पूरा सिनारियो समझिए। तो हम गए पर्सन अबाउट के पास, ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा कि कहाँ कहाँ वो डिक्लेयर हुआ है उस टाइप से। तो पर्सन अबाउट हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, तो हमने अबाउट पे पहुंच गए। अबाउट में क्या है, पर्सन इन्फो है। पर्सन इन्फो कहाँ है, तो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन में आए। लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, जो पहले हम लोग दिस लिखे थे, तो ये दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या प्रिंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अपना पेरेंट को लेगा, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, जिस पे कॉल किया गया, पर्सन वन। चेक करते हैं आउटपुट क्या दिया, मोहन एंड एज 8 आ रहा है, मोहन एंड एज 8। यही काम पर्सन टू पे करते हैं, क्या प्रिंट करेगा? तो एक चीज आप सोचिए, ये किसका, पर्सन टू का, कहाँ जाएगा, पर्सन टू में जाएगा। क्या है, अबाउट, ठीक है। अबाउट में क्या है, पर्सन इन्फो। पर्सन इन्फो को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो आप कैसे कीजिएगा, ये पूरा मेथड को वहां रख दीजिएगा ना। आप अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो हम एक काम करते हैं, रिप्लेसमेंट ही करते हैं यहाँ पर। पर्सन इन्फो हटाइए, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई मार देता हूँ, हो गया, ठीक है। तो अब आप अबाउट को अगर कॉल करते हैं तो क्या होगा, ये दिस डॉट नेम में अपना पेरेंट को लेगा। अब ऐसी बात है, एक हमारा में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एक हटा दिए है ना, पर्सन टू में खाली रखते हैं अभी। पर्सन इन्फो इज नॉट डिफाइंड, कहाँ गलत हुआ, अबाउट अबाउट पर्सन टू डॉट अबाउट, ओ ये लाइन गलत दिया क्योंकि वो नहीं है डिफाइन, हटा दिए हैं तो। तो क्या हुआ, मोहित एंड एज 18 आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, मोहित एंड एज 18। अब हम लोग पीछे आ जाते हैं, जैसे हमारा पहले था, हम लोग ये समझ गए कि एक्सप्लेनेशन उसका कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेथड बना है, ये आप कॉमन क्या किए, सेपरेट कर दिए, और यही मेथड तीनों यूजर को चाहिए। अब क्या होगा, अब सब अपने अपना पेरेंट को रेफर कर देगा। कैसे रेफर करेगा, तो जो भी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, दे रहा है दोनों अलग अलग, मोहन एंड 8, मोहित एंड 18। अब ये क्या होगा, तो मान के चलिए कोई नया ऑब्जेक्ट आपका बनता है, मेथड हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट था ना, ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड थर्ड को हम लोग कॉल करते हैं, थर्ड पर्सन को। इसमें दिस जो है जस्ट देखने के लिए है और कुछ नहीं है। थर्ड ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड एक बना जो कॉमन है, लेकिन हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे वो अपना पेरेंट को देखेगा, दैट्स इट, कि उसका पेरेंट कौन है। उसको कोई मतलब नहीं है कि ये पर्सन इन्फो क्या लिखा हुआ है, नहीं, वो देखेगा कि पेरेंट हमारा कौन है, उसी हिसाब से वो डेटा प्रिंट कर देगा। तो ये बेनिफिटेड क्या है, मान के चलिए आपके डेटाबेस में बहुत डेटा है, ठीक है, और आपको कोई ऐसा मेथड है, लाइक मान के चलिए कुछ है जहां पे डेटा बहुत ज्यादा है, और मान लीजिए डेटाबेस से आ रहा है, और क्या करना है आपको, कोई कॉमन मेथड है जो यूआई पे शो कराना है। आपने क्या किया, कॉमन मेथड बना लिया और जस्ट आप कॉल करते चले जाइए, हर एक यूजर पे वो कॉल हो रहा है, और तो कुछ नहीं है। तो इस टाइप से हम उसको कर सकते हैं, मीन्स रीयूजेबिलिटी का जहां तक देखा जाए। नहीं तो यही मेथड आपको क्या करना होता, हर एक यूजर के लिए लिखना पड़ता पर्सन इन्फो में। आप वो चीज को क्या किए, एक कॉमन सेपरेट कर दिए, कॉल हो गया, तो सबको मिल गया वही चीज, समझ गए। तो इस टाइप से दिस कीवर्ड आपको हेल्प करता है। अभी दिस के बारे में हम लोग एक जो भी पढ़े हैं, ये जस्ट नाम के लिए पढ़े हैं, ठीक है, जो रियलिटी है मैं बताता हूँ। दिस जो मेन आएगा वो ये डेट 10 में आएगा, कॉल बाइंड अप्लाई।
तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि दिस कर क्या रहा है। अभी हम लोग ने समझा कि वो हर एक जगह अपना रूप बदल रहा है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि दिस का मेन यूज क्या है, उसके बेनिफिट हम समझेंगे। तो अभी जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको जरूर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वो फिर भूल जाइएगा।